हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे कल के दिन यानी 4 अक्टूबर के दिन भारत के टफेस्ट कॉम्पिटिशन्स आईएएस प्रीलिम्स के जो सवाल पूछे गए, जो यूपीएससी ने जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स कल लिए उसमें जीएस पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल जो पूछे गए, उसमें से आज के इस क्लास में हम सब संविधान से संबंधित पूछे गए सवालों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें इस बात की जानकारी मिल सके किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बल्कि आपको मैं इसलिए इस तरह की जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि हमने अब तक जो भी जानकारी दी या हमारे पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड जो लेवल रहा या हमने अपने क्लास में जिस तरह के डिस्कशंस किए, जिस तरह के कॉन्सेप्ट की बातें करी, जिस तरह से संविधान से संबंधित अब तक के जो भी वीडियोस हमने बनाए और उसमें जो भी जानकारियां दी गई उनसे संबंधित किस तरह के सवाल पूछे गए, इन प्रश्नों को, इन सवालों को, इन बातों को भी आप समझ सके और साथ में इस बात का एहसास कर सके कि वास्तव में आप जिस टीचर से जुड़े हुए हैं, जिस शिक्षक से आप जुड़कर हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहा है। और वास्तव में ये समय समय पर ये बहुत ही जरूरी होता है। और अब जो आज बातें हम करने वाले हैं वो बातें एकदम लास्ट तक देखिए और मूल्यांकन करिए। आप इस बात का जो है एहसास करिए कि वास्तव में जिस टीचर से आप जुड़कर आप पढ़ाई कर रहे हो वो टीचर आपके लिए कितना कारगर भविष्य में सिद्ध हो सकता है। ये बात चूंकि इसका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आज के इस वीडियो में हमने जो आपको बताया कि वास्तव में देखिए सिविल सर्विसेज में बहुत सारी बातें आती है। जब मैं अपने वीडियोस के संबंध में जब बातें करता हूं तो बहुत ही साधारण, बहुत सनसनीखेज बनाने की कोशिश में नहीं करता, ना ही बहुत ज्यादा जोर आवाज में और एकदम जो है कह सकते हैं ना कि एकदम एम्फेटिकली बेवजह मैटर कम शोर ज्यादा वाली बात होती है। मैं शोर कम लेकिन मैटर ज्यादा, कॉन्सेप्ट ज्यादा देने की बात करता हूं। और शायद हो सकता है कि ये यूट्यूब मीडिया की अगर हम बात करें, यूट्यूब चैनल की बात करें, यूट्यूब माध्यम की बात करें तो उसमें शायद हमारा यह अप्रोच बहुत सुटेबल नहीं होता है। लेकिन वास्तव में देखिए हमारे हमेशा से जिन बच्चों ने अब तक हमसे पढ़ाई की है, ऑफलाइन या ऑनलाइन की बात करूं, या जो हमें जानते हैं पिछले 20 सालों से, वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैं शोर कम और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बात करता हूं, विषय पर ज्यादा बात करता हूं। और उसका एक मात्र मकसद होता है क्योंकि मुझे पता है हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले 20 सालों का, उन एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे पता है कि हमें अपनी पढ़ाई को किस डायरेक्शन में ले जाना है, क्या बातें करनी है जिससे जो एस्पायरेंट्स है उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ये आप पर डिपेंड करता है। आप कभी भी आप देखिएगा, आपको इस बात का एहसास होगा कि मेरे साथ जुड़ने के बाद मैंने आपको कभी भी कम मेहनत करके जो है आपको छोड़ा नहीं है। आपको खुद ये एहसास होगा कि कहीं ना कहीं आप में ही ऐसी कमी थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हमारे टीचर की कहीं कोई जो है वो कमी नहीं थी। पर्सनली मैं अपनी बात करता हूं, मैं जो कि अभी इंडिविजुअल क्लास चला रहा हूं और हमारे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चैनल है, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं। और ये बहुत जरूरी है बतलाना, क्योंकि अगर हम कर रहे हैं और उस संदर्भ में अगर मैं कुछ ना भी बोलूं तो भी आज की दुनिया में मैं समझता हूं कि मैं मिसफिट माना जाऊंगा, आउटफिट माना जाऊंगा। इस वजह से मैं आज के इस क्लास में इस तरह का डिस्कशन कर रहा हूं। और देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है, सभी प्रश्न हमारे क्लास से वीडियो देखें और शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करें। और इसमें क्या टॉपिक है? एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जाम आईएएस 2020 4 अक्टूबर। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा 2020 में संविधान से पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण। और मैं आपको यह भी बतलाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में क्या है कि मैंने जो क्लासेस ली है उस क्लासेस से किस तरह के सवाल पूछे गए। अब देखिए क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन आईएएस 2020 4 अक्टूबर, उसमें पहला क्वेश्चन, ऐसा मत समझिएगा कि जो पेपर हुए उसमें भी पहले नंबर पे यही क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है। हमने अपनी, चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है मैं उसी सब्जेक्ट की बात करूंगा और फिलहाल संविधान से संबंधित 12 क्वेश्चंस जो इस बार पूछे गए उसके बारे में ही आज के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला सवाल जो है क्वेश्चन 1, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम, और आप याद करिएगा कि मैंने ये बातें बताई थी अथवा नहीं। आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें
तो हमने इस बात की जानकारी दी थी कि वास्तव में अगर देखा जाए तो दुनिया के स्तर पर अगर बात की जाए और अमेरिका और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या अमेरिका और ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और उसी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन की व्यवस्था का जो है वो क्या है कि हमने वहां से उस कॉन्सेप्ट को अपनाया है। हालांकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी वो ऐसे कॉन्सेप्ट को हमने उसके साथ एड ऑन किया है जो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है। यानी कि हमने ब्रिटेन के संसदीय शासन की व्यवस्था को अपनाया जरूर है, लेकिन क्या है कि हमने हूबहू उसी तरह के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, अगर वीडियोस देखें तो जो वीडियोस हमने बना रखे हैं, ठीक है ना, ये सारे वीडियोस पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं। और जो वास्तव में हमारा मूल्यांकन करना चाहते हैं वो एक एक वीडियो को देखें और एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करिए कि मैंने आपको जो भी जानकारी दी वास्तव में उसका एक लेवल है, ठीक है। और यहां पे देखिए जब हम बात करते हैं यहां पे जैसे संविधान का अर्थ, प्रकार और उसकी आवश्यकता, हम लोग सीधे तौर पे क्या करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, आर्टिकल ये है, आर्टिकल ये है, इस आर्टिकल में ये बात है। लेकिन वास्तव में अगर हम उसकी विशेषता को पहले ना समझें, संविधान क्या है इसको अगर हम ना समझें, संविधान कितने तरह के होते हैं ये ना समझें, हम लोकतंत्र किसे कहा जाता है, राजतंत्र किसे कहा जाता है, गणतंत्र किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ये सारी बातें अगर हम ना करें, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जिक्र ना करें, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात ना करें, तो ये सारी जो बातें जो कॉन्सेप्चुअली सबसे पहले संविधान को पढ़ने के पूर्व जो होना चाहिए वो अगर हम डिस्कस ना करें और सीधे संविधान में इन कर जाए, प्रवेश कर जाए, और हमें पता ही नहीं संविधान क्या होता है, हमें यह पता ही नहीं है कि संविधान और साधारण विधान में क्या अंतर है, हमें यह पता ही नहीं है कि संवैधानिक लोकतंत्र किसको कहते हैं, जब हमें यह पता नहीं है कि संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं, तो हम ब्रिटेन के संसदीय शासन की व्यवस्था और साथ में भारत की जो संसदीय शासन की व्यवस्था है और साथ में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो अमेरिका में अपनाया गया है, साथ में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है जहां पर अमेरिका में अपनाया गया उसी तरह से हिंदुस्तान में। लेकिन फर्क क्या है, ये सारे जो कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल तभी व्यक्ति बता सकता है, कोई टीचर बता सकता है जो एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता हो, जो विश्लेषण करने की मादा रखता हो, वही वास्तव में इसका बेहतर एक्सप्लेन। जहां पे देखिए क्या है, जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। और अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं सिविल सर्विसेज की बात करें, चाहे वो आप जो है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की बात करें या फिर यूपीएससी की बात करें, सब में विश्लेषणात्मक जिसका एनालिसिस, जिसका एनालिटिकल पावर जो है ज्यादा अच्छा होगा वही बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। और वास्तव में एनालिसिस जब टीचर का ही अच्छा नहीं होगा तो वो अपने स्टूडेंट्स में क्या एनालिसिस करने की क्षमता का विकास कर पाएगा। तो इसलिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। और जो भी मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि फैक्ट्स भी आते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज में, मैं हिस्ट्री की ही बात कर रहा हूं, हिस्ट्री में चूंकि अभी सारी चीजें अभी नहीं पढ़ाई है, लेकिन जितनी बातें हमने पढ़ाई है उसमें बहुत सारी, देखिए बार बार मैं ये कहता था कि श्रवण किसको कहते हैं, परिव्राजक किसको कहते हैं, क्या द्वार समुद्र है, या फिर गांधी इरविन पैक्ट क्या था, या फिर आप देखिएगा एक सवाल यहां पर भी हमने लिया है कि गांधी जी जिस अराजकतावाद की बात करते थे, मार्क्स के अराजकतावाद से किस रूप में भिन्न था। ये सारी बातें सब कॉन्सेप्चुअल सवाल जो है इस बार सिविल सर्विसेज में पूछे गए। और अगर जिसने भी अगर सीरियसली हमारे जो है वीडियोस को देखा होगा, उसमें कम से कम सिविल सर्विसेज में जो 100 क्वेश्चंस जीएस पेपर फर्स्ट में पूछे गए, उसमें हिस्ट्री और संविधान से रिलेटेड जो है करीब करीब 22 से 23 सवाल पूछे गए। और उसमें 20 से 22 सवाल जो है उसमें आप इस बात को जान लीजिए एक ही दो ऐसे सवाल होंगे जिसका डिस्कशन हमने नहीं किया, या फिर किसी ना किसी रूप में। देखिए बात यहां पे समझिएगा कि क्लासेस के भी अपने लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए स्टडी मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। और हमने अपनी पुस्तकें जो आपको भेंट की है, जो हमने आपको भेजा है, आप उस पुस्तक को भी पढ़िए। जो बच्चे बहुत बार ये पूछते हैं कि कौन सी किताब, मैं आपको बता दूं कि हमारी कुछ पुस्तकें, उसके लिए एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, और वो किताबें जो है उससे संबंधित, अगर वो मेरी बात को फॉलो करे, अगर आपको मेरे पे भरोसा है, मेरी जो ब्रांड वैल्यू है, ठीक है ना, जो पिछले 20 सालों का अपना अनुभव
मतलब जो अनुभवी होता है उसके अपनी एक ब्रांड वैल्यू होता है, ठीक है ना। उस ब्रांड वैल्यू को आप कम से कम इस बात को महसूस करिए कि हम सब जो आपको पढ़ाते हैं, जो बता रहे हैं, उसको अगर आप फॉलो करिए आप, तो आप कभी भी फेल नहीं कर सकते हैं। आप अपना दिमाग लगाने जब लगते हो, अपनी बातें अपनी तरह से, और जब मैं कहता हूं कि आप यही किताब पढ़े, इसी किताब को 10-20 बार देखिए, 50 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 50 बार पढ़ना। और मैंने अपनी किताबों में इतनी बातें उसमें डाल दी है कि उसको अगर आप बार बार उसको एक बाइबल मान लीजिए, आप रामायण महाभारत व्हाटएवर जो भी है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा का वो बाइबल मान लीजिए, उसको कुरान मान लीजिए, तो ये आपके लिए कितना कारगर भूमिका, आपके प्रतियोगी धर्म में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ये आपको एहसास अभी नहीं होगा। अगर अभी हो जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप कम समय में सफल हो सकते हैं सिविल सर्विस में, और नहीं तो फिर वक्त आपके बाद वक्त जब आएगा और जब वो आप महसूस करोगे कि हमने काश अगर इसको पढ़ा होता, अगर सर के गाइडेंस को फॉलो किया होता, तो हम भी आज इस मुकाम पर पहुंचे होते। ठीक है, तो देखिए यहां पे फिलहाल ये सारे वीडियोस है हमारे पड़े हुए, इसको जरूर जो है आप देखिएगा। इसमें हमने शुरू में जब लॉकडाउन के पीरियड में हमने क्या किया था कि हमने भी उस दौरान बहुत सारे वीडियोस बनाए, और वो सारे वीडियोस आप सोचिए ये पूरे लॉकडाउन में बना हुआ वीडियोस है। और इसमें देखिए हमने सबसे पहले जैसे स्टार्ट किया था, देखिए एकात्मक और संघात्मक शासन की व्यवस्था कैसी है, बल्कि यहां से स्टार्ट किया था भारत का संविधान एक परिचय, बल्कि जितने वीडियोस हैं इसमें सबसे ज्यादा लगभग 5000 के आसपास व्यूज जो है इसमें आ चुके हैं। इसमें भारत का संविधान एक परिचय। अब यहां पे देखिए जब स्टार्ट हमने किया तो वहां पर आपको खुद पता चलेगा कि मैंने सीधा स्टार्ट नहीं किया, हमने एक रोचक तरीके से इंटरेस्टिंग वे में प्रस्तुत करने की कोशिश की संविधान क्या है। अब सोचिए अलग अलग वीडियो है, एक वीडियो है भारत का संविधान एक परिचय से, एक है संविधान क्या है इसके बारे में, फिर हमने बताया संविधान के प्रकार के बारे में, और देखिए संसदीय और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए ये हमने आपको 27-28 मिनट्स में हमने इसी चीज को समझाया आपको कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, और इसी से सवाल पूछा गया। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच all political parties in the parliament are represented in the government। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि क्या संसदीय शासन की व्यवस्था में जो भी पार्लियामेंट के जितने भी पार्टीज होते हैं, क्या वो सब के सब सरकार में शामिल होते हैं? नहीं होते। ठीक है, वो सब के सब सरकार में कैसे शामिल हो जाएगा, और सब के सब सरकार में शामिल हो जाएगा तो फिर विपक्ष कौन होगा, फिर विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो सकता है। और फिर से समझिए कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बदलाने की कोशिश हर बार करता हूं, और हमारा पूरा वक्त कॉन्सेप्ट को ही एक्सप्लेन करने में चला जाता है, और आप ये सोचते हैं कि ये पहले वाला तरीका अच्छा था, ये वो, कुछ मत समझिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। तो हमने आपको बताया था कि विपक्ष का लोकतांत्रिक जो पद्धति है उसमें होना कितना जरूरी है। वर्तमान भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो विपक्ष बहुत ही कमजोर है। ठीक है, विपक्ष बहुत ही कमजोर है, ये किसी के लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से ये बहुत ही खराब स्थिति है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, जो सत्ता पक्ष का समय समय पर आलोचना करे, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आलोचना ही सिर्फ मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद यह भी होना चाहिए कि अगर सत्ता पक्ष कुछ बेहतर कर रहा है तो उसका समर्थन भी करना, उसकी प्रशंसा भी करना। और वर्तमान भारत में अगर आप देखिए वर्तमान जो कॉन्टेक्स्ट है, जो भी अभी घटनाएं घटी उत्तर प्रदेश में, आपको पता है वहां पर घटना जो घटी, जितनी दर्दनाक हादसा था, उसमें राजनीति ने जो है उस दर्दनाक हादसे को कह सकते मरहम लगाने के बजाय अपनी पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने का एक माध्यम जो है वो क्या कि बन गया, और पूरी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। और कुल मिलाकर अगर इस बात को समझा जाए तो विपक्ष जो होता है ना, विपक्ष की भी सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। मेरी जो बात है, जो सरकार गलत कर रही है उसको गलत कहिए, जो सही कर रही है सही करिए। क्या सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया? क्या सरकार ने हर काम गलत किया, या सरकार ने हर काम अच्छा ही किया जैसा सत्ता पक्ष कहते हैं और जैसा विपक्ष कहता है कि हर काम गलत है? तो ये दोनों अपने आप में डाइपोलर पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है, द्विध्रुवीय, कि सिर्फ खराब ही है, सिर्फ अच्छा ही अच्छा है। इस तरह की चीजें वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यहां पे पूछ रहा है क्या है,
चीज। इसके बाद द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। तो हमने आपको बताया था कि संसदीय शासन की व्यवस्था में अक्सर जो है वो क्या होता है कि जो सरकार, जो कार्यपालिका होती है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ना जाने कितनी बार ये बातें हमने बताई, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद से ही, संसद के सदस्यों से ही कार्यपालिका का गठन होता है। और कार्यपालिका तब तक, ऐसे तो सामान्य तौर पे एक बार चुनाव होता है लोकसभा का, तो 5 साल का एक कार्यकाल जो है वो निर्धारित किया गया है। 5 साल का मियाद, 5 साल का ड्यूरेशन जो है वो क्या है कि फिक्स किया गया है। लेकिन क्या होता है कि 5 साल के पहले भी सरकार जा सकती है अगर संसद में उसका, लोकसभा में अगर कह सकते हैं, संसद नहीं लोकसभा में अगर उसका विश्वास मत हासिल नहीं है, विश्वास मत बना हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है वो सरकार 5 साल से पहले भी गिर सकती है और संसद उसे बनाती भी है, संसद उसे हटा भी सकती है। तो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। और कोई भी इंग्लिश में ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है जो बहुत कठिन है, हिंदी भाषी भी है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको जो है तादाद में बनाए रखिए, इंग्लिश भी थोड़ा सा समझिए, कुछ भी ऐसी जो है चीजें नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। क्या ऐसा है? क्या आप जो है वो क्या है कि सरकार ठीक है पीपल बनाती है, लेकिन संसदीय शासन की व्यवस्था का मतलब, ये तो अमेरिका में भी ऐसा ही है, तो अमेरिका में भी ऐसा ही है कि सरकार जो है वो जनता बनाती है, लेकिन कैन बी रिमूव्ड बाय देम ये होता है 5 साल के चुनाव के बाद, लेकिन उसके पहले संसद ही जो है उसे हटा सकती है। तो संसद हटा सकती है। तो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। इसका सही जवाब ये होगा, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये चीज समझिएगा, यहां तक ये बात सही है कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसदीय शासन की व्यवस्था का ये डेफिनेशन है, संसदीय शासन की व्यवस्था को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये बात अपने आप में सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, रिमूव्ड बाय देम, लेकिन ये 5 साल के बाद जब चुनाव होता है तब आप कर सकते हो। आप इलेक्ट भी करते हैं, आप हटा भी सकते हैं, लेकिन 5 साल के पहले की अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये गवर्नमेंट संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और जब तक लोकसभा में विश्वास मत बना रहता है तब तक वो सरकार 5 साल तक काम करती रहती है और 5 साल के पहले उसे, और संसदीय शासन की व्यवस्था में संसद में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसे बार बार अपना जवाब देना पड़ता है। सत्ता पक्ष जो सवाल करती है उसे जो है जवाब देना पड़ता है, जवाब देना चाहिए, क्योंकि संसद के सदस्य ही वहां पे जाते हैं। संसदीय शासन की व्यवस्था का मतलब एक प्रकार से यही हो गया कि संसद ही शासन करती है, लेकिन संसद जो है वो क्या है कि वो क्या क्या करे, कानून भी बनाएगा कार्यपालिका का, तो वो अपने ही सदस्यों में जो सत्ता पक्ष जो सबसे ज्यादा वोट हासिल किया होता है उसको कहती है कि जाओ आप वहां पर जाके शासन करिए। तो संसद ही उसको वहां पे करती है और संसद जब चाहे तो हटा सकती है। अगर विश्वास मत हासिल है तो ठीक है, नहीं हासिल है तो वो कभी भी हटा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ए फिक्स टर्म। यानी कि जो संसद है वो सरकार चुनती है, लेकिन सरकार को वो जो फिक्स टर्म है यानी 5 साल का जो टर्म है उस 5 साल के टर्म के पहले वो उसे रिमूव नहीं कर सकती है। तो वास्तव में देखिए इस चारों ऑप्शन की बात करें तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो यही है, बी, और ये अपने आप में सही आंसर है, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है कॉन्सेप्चुअल है, समझिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। और मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्योंकि अभी 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीवी होने वाला, बहुत सारे बच्चे दे भी रहे होंगे, ठीक है। उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज की जो क्लास है ये क्लास आपके लिए कारगर होगा, इसलिए पूरी क्लास आप देखिए, पूरा लेक्चर्स देखिए, ठीक है, जो भी दे रहे हैं। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि एक हमारे देश में कॉन्सेप्ट है संविधान को लेकर एक आधारभूत संरचना का, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आधारभूत संहिता। आपको पता है कि हमारे देश के संविधान में 368 आर्टिकल 368 जो है
हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने क्या किया, जब संविधान बना रहे थे तो उनके दिमाग में यह एक क्लियर कॉन्सेप्ट था कि 1950 का जो संविधान होगा, अगर उस संविधान को 2050 में अनंत काल तक अगर काम करते रहना है, वही संविधान काम करते रहना है, तो उसको बदलते वक्त के हिसाब से अपने में परिवर्तन लाना होगा, उसके साथ एडजस्टमेंट बनाने के लिए, समायोजन करने के लिए उसमें बदलते वक्त के हिसाब से समय समय पर परिवर्तन करना होगा, संशोधन करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा। और यही कारण रहता है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इस बात को सोचा कि आज जो संविधान बन रहा है वो 50 साल के बाद ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ही हम करेंगे, इसको एकदम हार्ड, एकदम आर्डेंट बनाएंगे, इसको फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर हमारा देश जो है, हमारे देश का जो संविधान है कुछ सालों के बाद अप्रासंगिक रह जाएगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया, आर्टिकल 368 की व्यवस्था इन बिल्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान बन रहा था उसी समय, उसको बाद में जोड़ा घटाया नहीं है, वो जो है 368 की व्यवस्था की और उसके अंतर्गत संविधान संशोधन के प्रावधान जो है उसमें किए गए। और उसके अंतर्गत जो है संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो मूल संविधान था ना, उस मूल संविधान में कहीं पर भी आधारभूत संरचना, सॉरी यहां पे संगीता लग गया, आधारभूत संरचना की बात वहां पर नहीं की गई थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि समय समय पर जो संसद ने संशोधन किए, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया, ठीक है। रिव्यू करने के बाद उसने अपने विभिन्न निर्णयों में यह बात स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन संशोधन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे देश के संविधान का कुछ जो बेसिक है, जो उसकी विशेषता है, जो बेसिक फीचर्स है, वो बेसिक फीचर्स ही नष्ट हो जाए। जैसे सेक्युलरिज्म हो गया, जैसे सोशलिज्म हो गया, जैसे फिर क्या कह सकते हैं कि जन कल्याणकारी कार्यों के लिए व्यवस्था करना, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करना, फंडामेंटल राइट्स है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। इस तरह की जो बातें हैं ये हमारे देश के संविधान के कुछ बेसिक जो है वो क्या है कि फीचर्स है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे देश के संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन संशोधन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारे देश का जो बेसिक फीचर है संविधान का वो नष्ट हो जाए। तो यहां पे देखिए लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। लेकिन याद रखिएगा ये फेडरलिज्म हमारे देश में है, व्यवस्था है, सेक्युलरिज्म है, फंडामेंटल राइट्स, सब कुछ हमारे देश के संविधान में है। लेकिन हमारे देश का जो संविधान था, संविधान है, वो संविधान कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को या टर्म्स को डिफाइन नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the constitution is based, which of the statement given above, ठीक है। अब यहां पे देखिए समझ लीजिएगा कि ये बात सही है कि जुडिशियल रिव्यू हमारे न्यायालय को दिया गया, क्योंकि संशोधन देखिए आर्टिकल 13 का खंड 2 कई बार बताए फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आर्टिकल 13 का खंड 2 ये साफ कहता है कि संसद जो है वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का हनन करती है या फिर जो है उसका जो है उल्लंघन करती है, और अगर ऐसा करती है तो हनन की मात्रा तक वह शून्य होगा, ये बात। और यहीं से जो है जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जुडिशियल रिव्यू ये सुप्रीम कोर्ट का या हमारे देश के न्यायपालिका का उसका एक राइट है, ठीक है। और वो ये देखती है उसके थ्रू जो है जनता के जो अधिकार है उस अधिकार के संरक्षक के तौर पर उभर कर वो सामने में आती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट ये है कि हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान ये कहता है कि डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जबकि ऐसा नहीं करता है। दूसरा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द जुडिशियल रिव्यू, ये बात सही है, सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। इसका मतलब ये हो गया, प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षण, वो क्या करता है आइडियल्स यानी कि वो आदर्श जिस पर हमारे देश का संविधान आधारित है, ठीक है।
अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है। तो यहां पे देखिए ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, इसका मतलब इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, टू ओनली, ठीक है। इसमें दूसरा ही जो है जवाब सही होगा, ये बात जो है आपको क्या है कि देखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा जो सवाल है कि वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, ठीक है। कॉमन एग्रीमेंट कहने का मतलब ये हो गया कि गांधी जी का अगर हम सिद्धांत मान ले गांधीवाद, ठीक है, गांधीवाद और मार्क्सवाद, हालांकि गांधी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे जो विचारधारा है उसको कभी एक विचारधारा के रूप में, हमारी जो बातें हैं उसको कभी एक विचारधारा के रूप में अपनाया जाए, ठीक है। अब ये देखिए मार्क्सवाद है, गांधीइज्म मार्क्सिज्म, ठीक है। गांधी जी की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि मार्क्स की विचार विशेषताओं से मिलती जुलती है। इसलिए एक सवाल यहां पे उठाया जाता है कि क्या गांधी जी मार्क्सवादी थे, तो इसका जवाब है गांधी जी मार्क्सवादी नहीं है। यद्यपि इन दोनों के बीच में बहुत सारी विशेषताओं में समानताएं देखने को मिलती है, इसके बावजूद भी गांधीवाद मार्क्सवाद नहीं है या गांधी जी मार्क्सवादी नहीं है। तो इसमें ये डिस्कशन नहीं किया गया कि गांधी जी मार्क्सवादी कैसे नहीं है, जब समानता है तो फिर जो है उनको मार्क्सवादी कहना चाहिए। तो यहां पर इसका डिस्कशन नहीं है, इसमें केवल ये डिस्कशन लिखा है कि गांधी जी की या गांधीवाद की कौन सी ऐसी बात है जो मार्क्सवाद में है। तो इसमें लिखा है वन कॉमन एग्रीमेंट, बहुत सारी बातें हैं लेकिन फिलहाल यहां पे वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज, पहला है द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी, इसी को आप समझ जाइए अराजकतावाद कहा गया, इसी को एनार्किज्म कहा जाता है, ठीक है। क्लास स्ट्रगल, गांधी जी कभी भी क्लास स्ट्रगल की बात करते थे नहीं करते थे, आपको पता है। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते थे गांधी जी, ऐसी बात नहीं करते थे। इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म की बात करते थे यानी आर्थिक भाग्यवाद की बात करते थे, नहीं करते थे। इस तरह से क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स करता था, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कार्ल मार्क्स करते थे, इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म की बात जो है, लेकिन द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी, ये सारी बातें ये गांधी जी नहीं करते थे। गांधी जी ये जो बात करते थे ये कार्ल मार्क्स भी करते थे, अराजकतावादी थे। अब देखिए अराजकतावादी गांधी जी भी है, अराजकतावादी मार्क्सवादी भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि गांधी जी क्यों नो स्टेट थ्योरी की बात करते थे, क्यों स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि गांधी जी का ये कहना था, बल्कि इसके पहले कार्ल मार्क्स का समझ लीजिए। कार्ल मार्क्स राज्यों के अनस्तित्व की बात करते थे, उसके नॉन एग्जिस्टेंस की बात करते थे। क्यों करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो कहना था वो ये कहना था कि राज्य अनिवार्यता क्या करती है, पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है। और अगर आप ऐसे डे टू डे लाइफ में भी देखिए तो आपको इस बात का एहसास होगा कि वास्तव में जो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, लड़ने के बाद फिर क्या करते हैं कि जब जीत जाते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो सांसद बनने के पूर्व उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो कैपिटल उनका होता है, उसके बाद जो कैपिटल होता है उसमें बड़ा अंतर हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है। तो एक प्रकार से वो कैपिटलिस्ट बन जाते हैं। कैपिटलिस्ट में तो कार्ल मार्क्स ये कहते थे राज्य अनिवार्यता क्या करता है, पूंजीपतियों को बढ़ावा देता है, ठीक है। लेकिन गांधी जी इसलिए कार्ल मार्क्स कहते थे इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूंजीपतियों को बढ़ावा देगा तो फिर मजदूरों का शोषण होगा और फिर क्लास स्ट्रगल जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर आना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर वो राज्य को इसलिए अस्वीकार करते थे क्योंकि राज्य अनिवार्यता पूंजीपतियों को बढ़ावा देते। बट गांधी जी की बात करें, भले ही वो अराजकतावादी है कार्ल मार्क्स की तरह, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स से डिफरेंट है। और वो कॉन्सेप्ट क्या, वो ये कहते थे कि राज्य हिंसा पर आधारित है। अब राज्य हिंसा पर आधारित कैसे है, तो राज्य, गांधी जी कहते थे कि राज्य अपनी बातों को डर से मनवाता है, भय दिखाकर मनवाता है। आप बोलेंगे कैसे ये होता है, तो आप देखिए अगर आप रेड लाइट अगर जो है हाईवे पे अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको क्या है, पनिशमेंट में के तौर पे आपको कुछ जुर्माना जो है भरना पड़ता है, चालान कट जाता है आपका, ठीक है। अब आप देखिए अगली बार क्या करोगे, आप फॉलो करोगे। क्यों फॉलो करोगे, क्योंकि दिमाग में एक इंप्रेशन है, या अगर ऐसा नहीं भी सामना कर लेकिन आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा चालान कट जाएगा, हमको इतने जुर्माने जो है भरने पड़ेंगे, इतने रुपए का दंड भरना पड़ेगा। तो ये जो मन में एक इंप्रेशन जो बैठ गया
कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें सजा दी जाएगी, हमें जो है पनिश किया जाएगा। तो ये जो एक डर है, डर की वजह से राज्य के नियमों का हमें पालन करना होता है और मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी जो है वो कहते थे कि ये डराकर जो काम है, ये जो है ये डराना या भय से अपनी बातों को मनवाना, ये एक प्रकार की क्या है, हिंसा है। ये कौन कहता था? गांधी जी। तो गांधी जी का जो अराजकता, इसलिए गांधी जी कहते हैं राज्य नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हिंसा पर आधारित है। लेकिन फिर साथ में गांधी जी ये भी कहते हैं कि राज्य का होना भी जरूरी है, वो एक आवश्यक बुराई है, बुराई के तौर पर ही उसे अपनाना ही पड़ेगा हमें। लेकिन ये तब तक अपनाना पड़ेगा जब तक लोग सब एक समान सोच के नहीं हो जाएंगे, पवित्र भाव के नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें राज्य को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन राज्य एक आवश्यक बुराई है, लेकिन राज्य नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हिंसा पे आधारित है। जबकि कार्ल मार्क्स कहते थे कि राज्य नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है। लेकिन ओवरऑल दोनों क्या करते हैं? राज्य नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? इनका अलग है, इनका कारण अलग, लेकिन दोनों ये कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। इसलिए एक कॉमन जो है एग्रीमेंट दोनों बीच में, यहां पे एग्रीमेंट कहने का मतलब ये नहीं कि गांधी जी और कार्ल मार्क्स की तरह गांधी इरविन समझौता हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे कॉमन एग्रीमेंट की बात है कि वो कौन सी ऐसी जो है बात है जो गांधी जी और मार्क्सिज्म में दोनों में जो है वो समान दिखता है, कॉमन दिखता है, तो वो हो जाएगा द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद देखिए कि क्वेश्चन 4 में द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमने आपको बताया था अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, दूसरा है नोट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू में देखिए, ध्यान रखिएगा, शुरू में नोट ए, बहुत सारे डिसीजन आए, नोट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई। ठीक है, फिर जो है फिर क्या है कि फिर कहा गया, बाद में आया कि नहीं, पार्ट है, हमारे देश के संविधान का वो अंग है, और संविधान का अगर अंग है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत, ठीक है, 368 के अंतर्गत जब वो संविधान का अंग है तो संविधान के अन्य प्रावधानों का जिस तरह से संशोधन किया जा सकता है उसी तरह से प्रियम्बल का भी संशोधन किया जा सकता है। और फिर जो है संशोधन हुआ भी था, एकमात्र संशोधन जो आज तक हुआ है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत है। तो इसमें पहले तो पार्ट नहीं था, लेकिन बाद में कहा गया नहीं, पार्ट है, और पार्ट अगर है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसमें भी यानी प्रियम्बल में भी वैसे ही संशोधन किया जा सकता है जैसे संविधान के अन्य उपबंधों में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है ये गलत है। ठीक है, अब पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही है, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर पहले ये हिस्सा भी दूसरा नहीं देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है, नॉट ए पार्ट ऑफ द ये गलत बात है, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात भी सही है। ठीक है, अब पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बात सही है, तो ये सही है, ये सही है, पहला हिस्सा देखा जाए तो ये तो गलत हो गया, पहला यहां पे छट गया। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, जब आपको बहुत सारी चीजें दी हुई हो आप घबराइए मत, आप पहले ये देखो कि कौन कौन सा नहीं है, जो नहीं है तो सबसे पहले नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़िएगा। प्रियम्बल हमने आपको जो है प्रस्तावना पर एक बहुत लंबा चौड़ा जो है एक लेक्चर्स जो है हमने आपको दिया था, आप उसको पढ़िएगा, उसको देखिएगा, आपको खुद एहसास होगा कि हमने जो है वो क्या बातें आपको बतलाई थी। ठीक है, तो अगर जो है आप संविधान की अगर प्रस्तावना की बात करें, ठीक है, देखिए यहां पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एक वीडियोस अलग से बनाए, इसको जरूर देखिएगा, इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या बताया। तो उसमें देखिएगा कि वो भारत के संविधान का पार्ट है बट हैज नो लीगल इफेक्ट। हैज नो लीगल इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि वो जुडिशियबल नहीं है, वो न्याय योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? जस्ट लाइक उसको इस तरह से समझिए कि जो हमारे देश के संविधान का भाग 4 का जो 36 से 51 जो नीति निर्देशक तत्वों की बात है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करता है, उसमें आप एक चीज देखेंगे कि वहां पर वो भी क्या है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जुडिशियबल नहीं है, वो लीगल इफेक्ट्स नहीं है, वो न्याय योग्य नहीं है। और वहीं पर हमने आपको बताया था और यहां पर भी बताया था अलग से कि जिस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है उसका लीगल इफेक्ट नहीं है, वो न्याय योग्य नहीं है, जुडिशियबल नहीं है, उसी तरह से
उसी तरह से जो है अगर देखा जाए तो प्रस्तावना संविधान का पार्ट, नीति निर्देशक तत्व भी है, संविधान का पार्ट जो है वो क्या है कि प्रस्तावना भी है, लेकिन उसका लीगल इफेक्ट नहीं है। लीगल इफेक्ट कहने का मतलब क्या है, अब इसका मतलब भी समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब हम कहते हैं न्याय योग्य नहीं है, जुडिशियबल नहीं है, तो किसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे देश के संविधान में कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य में उसके समस्त नागरिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कर देंगे। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अगर समाज में नहीं दिखता है तो आप जाके क्लेम नहीं कर सकते हो प्रस्तावना की, भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया और जो राज्य है, जो सरकार है, वो इसके हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए सरकार को सजा दिया जाए, सरकार को। आप इस तरह से कुछ भी जो है लीगल, वहां पे सरकार के अगेंस्ट में कोई केस नहीं बनता है इस तरह का। अगर आप देखा जाए जुडिशियबल जब कहेंगे नॉट जुडिशियबल, तो इसका मतलब है आप नीति निर्देशक तत्व भी देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व में जैसे कॉमन सिविल कोड कहा गया आर्टिकल 44 में, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता जाके न्यायालय में कि देखिए आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड कहा गया और हमारे देश की सरकार इतनी निकम्मी है कि इतने 70 साल बीत गए कॉमन सिविल कोड लागू ही नहीं कर पाए, इसलिए इसके खिलाफ जो है एक जो है केस बनता है, क्योंकि संविधान ने जो है। क्यों ऐसा जो है, ऐसा तो नहीं किया जा सकता। 39 का में जो है वो कहा गया समान न्याय और विधिक निःशुल्क विधिक जो है व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन हो, सब कुछ अपनी जगह पे सही है, सब है, लेकिन क्या वो जुडिशियबल है? जुडिशियबल जो है वो क्या है कि नहीं है। और क्यों नहीं है, आप सवाल पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों नहीं है आपको जो है, जब फंडामेंटल राइट्स जो है जुडिशियबल है तो क्यों नहीं नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया? तो इसमें साफ जो है संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों की ये ओपिनियन थी कि वास्तव में देखिए जो नीति निर्देशक तत्व है ना, वो राज्य को निर्देश देती है कि आप पॉलिसी जब बनाएंगे तो ये चीजें लागू होनी चाहिए। तो सरकार के पास क्योंकि संसाधन तो जितने भी नीति निर्देशक तत्व है ना, सब में कह सकते हैं कि मनी इंटेंसिव है, सब मनी इन्वेस्ट जो है उसमें करना है। तो सरकार के पास क्योंकि संसाधन, जब आजाद हिंदुस्तान हुआ संसाधन बहुत कम था, तो सरकार को जुडिशियबल अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना देते हैं तो सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा कर देता और बेचारे के पास वहां पे फंड ही नहीं था। फंड जब नहीं है तो आप कैसे काम कर पाएंगे हर साल हर चीज का? आप सारे बच्चों को, आप 6 साल से कम के बच्चों को आप निःशुल्क जो है सारी व्यवस्था, उसको जो है पोषाहार स्तर जो है, जीवन की गुणवत्ता, सब कुछ अगर आप जिम्मेदारी दे देंगे और सरकार के पास अभी संसाधन ही नहीं है तो वो कहां से वो कर पाएंगे? तो इस वजह से सरकार से या राज्य को ये कहा गया कि अपनी सुविधा अनुसार जब आपके पास जो है वो होगा तो उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। तो यहां पर ये समझिएगा जुडिशियबल अगर कर देंगे तो आपको बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। और जुडिशियबल तो प्रस्तावना को जुडिशियबल नहीं है, उसका लीगल इफेक्ट नहीं है। और इसी तरह से, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वो जुडिशियबल नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब हमारे देश के जो भी न्यायालय हैं, माननीय न्यायालय अगर कोई निर्णय देते हैं और जहां कुछ चीजें अस्पष्ट हो तो प्रस्तावना उसमें अपनी क्या है कि सहायता करता है कॉन्सेप्ट को समझने में, तो इस रूप में उसका महत्व जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। आप देखिए ये सही है, लेकिन यहाँ पे आंसर सी लगाया है, जिसने भी लगाया वो वास्तव में गलत है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ये बात कही, ये गलत है। वास्तव में सही चीज जो है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ये ध्यान आप रखिएगा, इसका सही है। हमने इंटरनेट पे देखा, आंसर लिखा हुआ था, लेकिन वहां पे जो है हमने आपको बताया कि आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे जो है आंसर भी हैं जहां पर वास्तव में ये गलत आंसर दिया हुआ है। वास्तव में वो लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट जो है वो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेंड इन पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में सबसे पहले तो आप समझ जाइए, पार्ट 4 में जो है वो क्या है कि 36 से 51 के बीच में है, ठीक है। इसमें किसकी बात की गई? डीपीएसपी की बात की गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। अब देखिए इसमें समझना है क्या क्या है। दे शैल बी इनफोर्सिबल बाई कोर्ट्स, देखिए अभी भी ये भी आ गया, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है। और यहां पर आप देखिएगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व पर आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें हमने कई वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, वो सारे वीडियोस आपको जो है देखना है, ठीक है।
वो वीडियोस जो है आपको देखने हैं, वो चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिस शैल बी इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स, आपको है अभी अभी हमने बताया कि वो इन्फोर्सिबल नहीं है, वो जुडिशियबल नहीं है डीपीएसपी, ठीक उसी तरह से जैसे प्रश्न, तो इसलिए ये आंसर जो है वो गलत होगा। दे शैल बी नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, ये सही हो जाएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट, यानी इसका मतलब लेड डाउन का मतलब हो गया कि जिस सिद्धांत की बात इस पार्ट में की गई है, आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, ये सही है क्योंकि इसका देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि राज्यों के नीति के निदेशक तत्व, यानी राज्य जब नीति बनाएगा तो उसके लिए डायरेक्शंस एक प्रकार से ये खंड ये भाग जो है वो देता है, तो ये सही हो जाएगा। अब यहां पे देखिए सही क्या होगा, ये सही नहीं है, तो सही ये है, ये तो 2 और 3 जो है यहां पर देखिएगा। अब देखिए 2 एंड 3 जो है वो क्या होगा, यही सही होगा, ये जो है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए ये भी सवाल हमने आपको बताया था, डिस्कस किया था, और ये भी 5 सवाल जो है वो क्या है कि अभी तक। अब देखिए नेक्स्ट जो है सवाल है 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन ए स्टेट। अब देखिए ये भी सवाल जिसका आंसर जो है वो गलत है। रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सवाल है, और आप लोग धैर्य खोइए मत, आपके लिए ही जो है बोला जा रहा है, एकदम लास्ट तक आप वीडियोस देखिए। अभी 5 सवाल अभी हुए, 6 सवाल हुए, 6 सवाल और है, अभी मैं आपको जो है कोशिश। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 months इवन इफ, ठीक है, he she is not a member of the legislature of the state. According to the constitution of India, a person who is eligible to vote can be made, ठीक है, can be made a minister, ठीक है, can be made a minister in a state for 6 months even if he she is not a member of the legislature of the state. अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा कि इसमें लिखा है कि a person, एक व्यक्ति जो क्या है कि एलिजिबल है वोट करने का, ठीक है, कैन बी मेड अ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर जो है बना सकता है स्टेट फॉर 6 months इवन इफ, ठीक है, इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। वास्तव में देखा जाए ये सही है, अभी थोड़ा सा मुझे ये समझ में आया कि इसका जो मीनिंग जो समझ में आ रहा है वो सही है। देखिए यहां पर ये लिखा है कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन ए 6 स्टेट फॉर 6, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसका मतलब क्या है कि इसका हिंदी मीनिंग जो है देखता तो थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाता। अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, यानी एक व्यक्ति जो मतदान कर सकता है, ठीक है, बी मेड अ मिनिस्टर, क्या वो बनाया जा सकता है एक मिनिस्टर स्टेट फॉर 6 months इवन इफ। देखिए अब एक बात समझिएगा, अगर इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति जो मतदाता है क्या किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकता है, तो सबसे पहली बात तो यहां पर यह समझना है कि ये इसका समझना कि कोई व्यक्ति जो है, हम मतदाता जो होते हैं ना वो किसी मिनिस्टर को नहीं बनाते, हम मतदाता सांसद चुनते हैं या विधायक चुनते हैं। अब वो बाद में जाकर ये डिसाइड होता है कि वो होम मिनिस्ट्री मिलेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री मिलेगा, क्या मिलेगा, ये बाद में डिसाइड होता है। हम मंत्री को नहीं चुनते, हम प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम वास्तव में सांसद और विधायक को चुनते हैं। पहली बात ये स्पष्ट है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखना है कि अब यहां पे देखिए ये चीज है, तो यहां पर तो अगर इस हिसाब से है तो भी गलत है, और दूसरा जो मीनिंग निकल कर आ रहा है वो मीनिंग निकल कर ये आ रहा है कि एक व्यक्ति जो है जो मतदान कर सकता है वो 6 माह के लिए क्या मिनिस्टर बनाया जा सकता है। अब आप समझिएगा ये गलत तब भी गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, एक व्यक्ति भारत में आर्टिकल 326 ये कहता है पहले कि 21 साल 21 ईयर्स में जो है व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ और इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष जैसे ही होता है व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति वो मतदान करने का राइट जो है वो क्या है कि रखता है, अगर वो भारत का नागरिक है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए कि 18 साल में जो मतदान कर सकता है, क्या 18 साल में ये सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है? नहीं बन सकता है। 18 साल जो है वो मतदाता की उम्र जो है मिनिमम माना गया है, लेकिन सांसद या विधायक बनने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए। अगर आप लोकसभा का सांसद 25 साल, राज्यसभा का 30 साल,
तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो है स्टेटमेंट जो है गलत है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 6 मंथ्स के लिए तो बन सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन जो मतदान कर सकता है वो क्या वो सब बन सकता है? नहीं, मतदान करने वाला वही व्यक्ति बन सकता है जो 25 साल, ठीक है, 25 ईयर्स तक जो है वो मिनिमम जो है वो क्या है कि एज जो है वो क्वालिफाई कर लिया है, एज जो है वो हासिल कर लिया है, तभी जाकर जो है। तो ये वास्तव में ये गलत होगा। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर्स और इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड, नहीं ऐसा नहीं है। 5 ईयर्स का अगर उसको सेंटेंस, अगर उसको इम्प्रिजमेंट का मिला है तो 5 साल पूरा करने के बाद फिर वो कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए वैसा होगा, इसलिए ये वास्तव में ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2 और इसमें आंसर ए लिखा है 1 ओनली, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये वास्तव में दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन देखिए दिया हुआ था और किसी में ऑप्शन ऐसा नहीं दिया था, इसलिए नाइदर 1 नॉर 2 होगा। इसमें गलत आंसर लिखा है जिसने भी सॉल्व किया इंटरनेट पे जो है। तो देखिए बहुत सारे उसके आधार पे कभी भी जो है आपका अपना मूल्यांकन मत करिएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे आंसर गलत दिए रहते हैं और मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो बताया। आपसे ये 7वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही सी थिंक्स फिट। आप याद करिए, मैंने आर्टिकल 85 बताया था, ठीक है, आर्टिकल 85 बताया था, हमने नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए थे। उस आर्टिकल 85 में सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। इसके बाद आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण, 87 में विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस की बात की गई है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिखा रहा है? ये दिखा ये रहा है कि आर्टिकल 85 सत्र, सत्रावसान, विघटन की बात कर रहा है। तो सत्र कहीं पर भी, समन ए सेशन, सेशन मतलब यही सत्र होता है कि वो बुला सकता है एक सेशन जो है वो कहीं ऑफ द पार्लियामेंट सच प्लेस एज ही सी थिंक्स फिट, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस, 3 सेशंस नहीं है। एक साल में पहला जो है बैठक होगा और मिनिमम दूसरे में जो है कम से कम 6 मंथ्स का गैप, मतलब 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि ये कहता है कि कम से कम साल में 2 तो सेशन होने ही चाहिए। संविधान ये कहता है, यहां पे लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3। ऐसा है ही नहीं, आपको जो है मिनिमम 2 करना ही करना है, यहाँ पे 3 वगैरह सब की कोई बात नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है A1 ओनली। ये भी देखिएगा, ये हमने आपको अभी हाल में ही बताया था, ठीक है। क्वेश्चन 8, अब देखिए ये वाला सवाल जो है इतना महत्वपूर्ण है, इतनी बेहतरीन है, इतना जो हमने आपको सवाल बताया था जब हमने लोकसभा राज्यसभा की बात की थी, तो हमने आपको बताया था, आप याद करिएगा कि हमने बताया था कि लोकसभा राज्यसभा द्विसदनीय व्यवस्था है। बहुत सारे अधिकांश मामले में लोकसभा ज्यादा ताकतवर है, कुछ एक मामले ऐसे जहां राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा ताकतवर है, कुछ एक ऐसे मामले जहां लोकसभा राज्यसभा इक्वल जो है वो क्या करता, राइट रखता। देखिएगा 3 राज्यसभा वाला वीडियो देखिएगा या लोकसभा संसद का जब हमने स्टार्ट किया था वहां पे देखिएगा, उस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में जानकारी दी थी, अलग से एक राइटअप भी दिया था, उसी से सवाल पूछा गया। इस चीज को थोड़ा नोटिस करिएगा। इसमें लिखा राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। अब ये पूछा गया इक्वल पावर्स, ये नहीं दिखा रहा है कि राज्यसभा कहां ज्यादा ताकतवर है लोकसभा से, लोकसभा कहां ज्यादा ताकतवर है राज्यसभा से, ऐसा नहीं पूछ रहा है दोनों इक्वल। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये आर्टिकल 312 के अंतर्गत है और ये राज्यसभा को अधिकार है, ठीक है। राज्यसभा इस मामले में लोकसभा से ज्यादा ताकतवर है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन पूछा तो सवाल ये जा रहा ना इक्वल पावर्स, तो इसलिए ये क्या है, ये सही है, लेकिन इक्वल पावर्स नहीं है, ये राज्यसभा को ज्यादा ताकतवर बनाता है, इसलिए इसका सही जवाब ये नहीं होगा। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है। अब अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बताया था, ज्वाइंट सेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। हमने कहा था कि कोई भी साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन बुलाता है। लेकिन हमने आपको बताया था दो ऐसे मामले हैं जहां पर राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकता है, या एक तो धन विधेयक का मामला है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा ज्यादा ताकतवर है, वहां पे ज्वाइंट सेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पुनर्विचार के लिए राज्यसभा 14 दिन के लौटा सकता है। ठीक है, लेकिन जो है वो उस पर कहीं अगर पुनर्विचार के बाद लौटाया और उसके बाद 14 दिन के भीतर और लोकसभा फिर उसी रूप में वो भेज देता है तो राज्यसभा मानने के लिए तैयार है, और 14 दिन के अंदर कोई रिएक्शन नहीं देता है तो भी ये मान लिया जाता है कि लोकसभा ने जिस रूप में धन विधेयक को पास किया है राज्यसभा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो धन विधेयक के मामले में कहीं ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। और ज्वाइंट सेशन इसलिए नहीं होता है, इसमें अगर डिस्प्यूट होगा तो ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, और इसलिए नहीं होता क्योंकि संविधान का जो संशोधन है उसमें दोनों की आम सहमति होना बहुत जरूरी है। इसमें अगर ज्वाइंट सेशन हो जाएगा तो लोकसभा जितना ताकतवर, उसमें जो भी जिसका भी बहुमत होगा वो उसमें जीत जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से संविधान में जैसा चाहेगा वैसा संशोधन कर लेगा। लेकिन इसीलिए जो है वहां पे ज्वाइंट सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए ज्वाइंट सेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज्वाइंट सेशन जब भी, इसलिए हिंदुस्तान में हमेशा ज्वाइंट सेशन नहीं हुआ है। 3 ही ऐसे मामले हैं जहां पर जो है ज्वाइंट सेशन हुआ है। तो ज्वाइंट सेशन में क्या होता है कि लोकसभा को बढ़त मिल जाती है, लोकसभा में जिसका बहुमत होता है ज्वाइंट सेशन में वो कम से कम बाजी मारने की स्थिति में रहता है। तो ज्वाइंट सेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का होगा, अमेंडमेंट का होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर बहुमत प्राप्त जो लोकसभा का सदस्य जो दल होगा वो तो फिर अपने हिसाब से संविधान में संशोधन करने लगेगा, इसलिए वहां पे ज्वाइंट सेशन नहीं रखा गया है। तो इसलिए अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ज्वाइंट सेशन नहीं होगा तो लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने कहा कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, तो नहीं मानोगे तो वहां गड़बड़ हो जाए, वहां पे दोनों इक्वल राइट को एंटरटेन कर रहा है, ये सही हो जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब है ये, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में यहां पे लोकसभा ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा कि सांसद लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। यानी सरकार में जो मंत्री या सदस्य जो भी होंगे वो लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के। लेकिन राज्यसभा के सदस्य अगर हैं मंत्रिमंडल में तो भी वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इसलिए लोकसभा में जिसका विश्वास मत हासिल होगा जिस दल का, वही सरकार में रहेगा, जैसे इसमें राज्यसभा की महत्व नहीं। तो इसलिए यहां पर द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में लोकसभा राज्यसभा इक्वल स्टेटस का पालन नहीं करता है। मेकिंग कट मोशंस, ठीक है, कट मोशंस, इसमें भी लोकसभा को ज्यादा ताकत है। तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐसा इन चारों में मुद्दा है जिसमें दोनों इक्वल स्टेटस का पालन करता है। और आप देख लीजिएगा ये आंसर हमने बताया था। इसके बाद क्वेश्चन 9 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। बस ध्यान रखिएगा कि अस्पृश्यता के विरुद्ध जो प्रोटेक्शन है वो आपको पता है आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन की, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। और आपको पता है कि भारत में जो भाग 3 है, जो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच जिस फंडामेंटल राइट की बात की गई है इसमें 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये बताया था 6 मौलिक अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 टू 18 के बीच जिक्र किया गया है, और 14 टू 18 के बीच में ही आर्टिकल 17 आता है। ये क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है ये, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। तो ये आर्टिकल, ये 14 टू 18 इसी के बीच में 17 है। तो यहां पर सीधा नहीं पूछा गया कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो है अनटचेबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, इसमें यह पूछा गया कि वो 6 जो मौलिक अधिकार है उसमें वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है राइट टू इक्वालिटी हो गया, तो राइट टू इक्वालिटी, इसलिए राइट टू इक्वालिटी है ये आर्टिकल 14 टू 18 है, आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में ही 17 है, और 17 में ही एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। ये भी सवाल मेरे पढ़ाए गए सवाल है, ये आंसर आपको मिल गया। ठीक है, 9 हो गया, बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, दम पैसेंस मत खोइएगा। ठीक है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी,
जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एनजॉइंड बाय, ये आपको पता होगा आर्टिकल 36 से 51 के बीच में भाग 4। देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप देखिएगा सवाल किससे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मूल कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, प्रस्तावना से, फिर जो है नीति निदेशक तत्व से। इससे सवाल जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंसी, और इस पर हमने इतना वक्त दिया है, इतना टाइम लगाया है, इतना कॉन्सेप्ट दिया है कि इससे कोई भी सवाल अगर आपने आत्मसात किया है, वीडियोस देखे हैं, रिवीजन किए हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। और 11 अक्टूबर का जो पेपर है, याद रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं कि ये पोर्शन कई बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट जो है वो होना ही होना है। ठीक है, 36 से 51। अब 36 से 51 में बहुत सारी बातें इसमें रिपीटेशन हो जाएगा। 51 में अंतरराष्ट्रीय संधि वगैरह, इसके पहले आर्टिकल 50 है, और आर्टिकल 50 में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के सेपरेशन की बात की गई है। तो इसमें लिखा है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एनजॉइंड। अब ये पूछ रहा है कि कहां पर ये जिक्र है, क्या प्रियम्बल में जिक्र है? नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जिक्र है आर्टिकल 50 में। देखिए डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, या लेकिन आपको याद तो रखना ही पड़ेगा कि कौन से आर्टिकल में क्या है। इसमें डायरेक्ट जो है सी सेट में देखिएगा, आईएएस का जो है जो पेपर है, इसमें ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहा है कौन से आर्टिकल में, ये पूछ रहा है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात की गई है, वो कौन से भाग। इसके पहले भी देखिएगा अनटचेबिलिटी में आर्टिकल 17 नहीं पूछ रहा है, वो आप जाने रहिए, उसके पीछे वही कॉन्सेप्ट है, वही आर्टिकल 17 ही जानना चाह रहा है। लेकिन वो 17 डायरेक्ट ना पूछकर ये कह रहा है कि जो 6 मौलिक अधिकार है उसमें कहां पर इसका उल्लेख है। तो अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं, इससे क्वेश्चन की प्रकृति को समझिएगा। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 में है, नीति निदेशक तत्व में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसलिए इसका यही सही जवाब होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद 11 अब देखिए खत्म होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए फिर से कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट में आप मान लीजिए राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, बस आप इसी को पहले मानिए। ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल होगा। ठीक है, आप देखिएगा ये जो है, अगर हम चाणक्य की बात करें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें, तो उसमें ये सब जो है राजा जैसे शासन कर रहा है, तो राजा आप मान लीजिए, तो क्या राजा के आदेश ही क्या कानून है, या पूरा देश का पहले एक संविधान लिखा गया, पहले संविधान लिखा गया, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, संविधान के अनुसार राज्यपाल, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का गठन होता है। ठीक है ना, तो ये सब जो काम कर रहा है वो किसके हिसाब से काम कर रहा है, किसके अंडर रहकर कर रहा है? क्या ये अनकंट्रोल्ड है, क्या इसका पावर अनलिमिटेड है, या संविधान उस पर अंकुश लगा रहा है? तो संविधान उस पर अंकुश लगा रहा है। तो वही चीज है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के साथ जब कॉन्स्टिट्यूशनल जुड़ गया, तो इसका जो पावर है ना, उसमें एक लिमिटेशन हो जाएगा, और वो लिमिटेशन कौन लगाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन लगाएगा। इसी को संवैधानिक सरकार कहा जाता है। संवैधानिक सरकार ऐसी सरकार है जिसको संविधान के हिसाब से चलना होता है। उसकी जो ताकत, उसके जो पावर है, उसके जो कार्य है, वो अनियंत्रित नहीं होते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैंने खुद बना लिया अपना। अब देखिए, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, समझ में आ रही है? लिमिटेशन किसका है? संविधान का, कंट्रोल कर रहा है। जैसे एग्जांपल समझिए, राष्ट्रपति ने आदेश दिया जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो राष्ट्रपति के ऊपर संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 61 लाओ और इसके ऊपर इंपीचमेंट चलाओ संसद में। तो क्या करता है? अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? लिमिटेड है, इसलिए इसका सही जवाब होगा लिमिटेड गवर्नमेंट। अब देखिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट। ठीक है, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार के अलावा, समझ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपको मालूम होगा यूएनओ ने, ठीक है, यूएनओ 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, और इसलिए ह्यूमन राइट्स की घोषणा की थी, इसलिए 10 दिसंबर को आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
तो यहां पर ये सवाल कर रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स में भारत के लोगों के मानवाधिकार की तो बात की ही गई है, लेकिन वो ये जानना चाह रहा है कि क्या फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी निम्नलिखित में से कौन कौन सी जगह है जहां पर फंडामेंटल राइट्स से ही मिलती जुलती, यानी जो डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स का किया गया 1948 में उसका रिफ्लेक्शन मिलता है। तो देखिए प्रियम्बल ये सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सब क्या है? समता, ये सब राइट है फंडामेंटल राइट्स की, कहीं ना कहीं इसमें एक रिफ्लेक्शन मिलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी देख लीजिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, या कॉमन सिविल कोड भी जो है देखा जाए, क्योंकि कॉमन सिविल कोड में पता चला कि किसी समाज में, किसी कम्युनिटी में महिलाओं का शोषण होता है, कहीं कम्युनिटी में शोषण नहीं, कम हो रहा है, ठीक है, कहीं कुछ हो रहा है। तो अगर यूनिवर्सल जो है सिविल कोड होगा तो ऐसी जो है वो क्या है कि स्थिति में क्या होगा कि सबको एक समान रूप में देखा जाएगा। महिलाओं से संबंधित कोई कानून बनेगा तो वो चाहे भी किसी भी कम्युनिटी का हो, सब के लिए बराबर। अगर कोई अपराध किसी भी महिला से होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके साथ समान रूप से ट्रीटमेंट होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन राइट्स की जो है बात करता है। निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए शिक्षा और जो है स्वास्थ्य से संबंधित पोषाहार स्तर, ये सब किसमें है? सब दिया हुआ नीति निर्देश तत्व में। तो वहां पर भी जो है, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी देख लीजिए, उसमें लिखा है एक बहुत अच्छी चीज उसमें लिखा है कि ऐसी जो है बात ना करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्था और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखें। पर्यावरण की रक्षा करें। लोगों के साथ जो है किसी तरह का कोई भी जो है ऐसी बात ना करें कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। ये सब क्या है? कहीं ना कहीं वहां पर भी ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। इसलिए 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, इसलिए डी जो है सब में किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और यही जो सभी प्रश्न हमारे क्लास से हमने लिखा था, वीडियो देखें और शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन करें, ये बातें हैं हमने आपको बता दी। और आपको अब इवैल्यूएशन करना है। अगर अच्छा लगे तो आप इसको जरूर शेयर करिए, इसे बतलाइए। इससे जितना आप स्पीड, कहते हैं ना, कुछ तो अंधेरे टल गए होते, पांव जो आगे निकल गए होते, दीप जो सचमुच दीप होते तो दीप से दीप जल गए होते। तो मैंने वो दीप जो है जलाया है। अब इसको रोशनी को और ताकत जो प्रदान करना है इस दिए की, वो आपके माध्यम से होगा। इसको शेयर करिए, बताइए लोगों को, ठीक है। और ताकि जो है और भी इसको बेहतर तरीके से हम इसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की भलाई में हम अपना ध्यान लगा सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये पेशकश जो है आपको एक डिफरेंट लुक और डिफरेंट जो है पेशकश आपको लगा होगा, और आपको एहसास होगा कि वास्तव में हमने जो बातें की है, हम जो बात कहते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो वास्तव में कितना अप टू मार्क चल रहा है, कितना साइंटिफिक है, और कितना कह सकते हैं कि क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करके मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कल फिर मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।